भाई अब ये देखा जाता है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है तो वो बीजेपी शासित राज्य में हुआ है या कांग्रेस शासित राज्य में हुआ है, या कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, बायस्ड है, एजेंडा बेस्ड काम कर रहा है, या जनता के मुद्दे उठा रहा है, नहीं उठा रहा है। अगर मीडिया को उसके व्यापक स्वरूप में देखेंगे और सिर्फ दिल्ली वाले रात की प्राइम टाइम डिबेट से हट के थोड़ा सा आप देखेंगे तो मीडिया अलग अलग लेवल पे हर तरह से आम आदमी के मुद्दे उठा रहा है। अब सोशल मीडिया की दिक्कत क्या है कि रील क्या है, तो रील में कोई कंटेंट नहीं है। रील में आदमी कपड़े भी उतार सकता है। हम लोगों ने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, हमें जर्नलिज्म का डूज और डोंट्स पता है, लेकिन जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो रील बना रहा है, पोस्ट कर रहा है, खबर पोस्ट कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। हर वो व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो सोशल मीडिया का पत्रकार है। राजस्थान की किसी एक सड़क जिस पे खड्डे हो रखे थे उसका एक वीडियो बना के उसने पोस्ट किया और उसमें हमारे एक मंत्री हैं राजस्थान के, उनको टैग कर दिया। उसने एक हैशटैग चलाया, ये ठीक करके दिखाओ। तो वो जो चला तो उसके बाद आप सोच नहीं सकते कितने शहरों की सड़कें ठीक हो गई, कितने सारे विधायकों को शर्मसार होना पड़ा। कि क्या मीडिया आज इस संवैधानिक और नैतिक दायित्व की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा पा रहा है? ये सवाल मेरा मुकेश जी से है। भी हम मीडिया का विश्लेषण करते हैं कि मीडिया कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, बायस्ड है, एजेंडा बेस्ड काम कर रहा है, या जनता के मुद्दे उठा रहा है, नहीं उठा रहा है। तो हम लोगों को एक दिक्कत वहाँ पे रीजनल मीडिया में बैठ के या कुछ भी कह लीजिए ये होती है कि जो परसेप्शन बनता है वो दिल्ली के मीडिया को देख के बनता है, और दिल्ली के भी 4-5 चैनल्स को देख के एक परसेप्शन बनता है कि अच्छा काम हो रहा है या खराब काम हो रहा है। करीब 1.5 लाख अखबार हिंदुस्तान में है कुल, और ये जो न्यू मीडिया जिसकी हम बात करते हैं, आज चप्पे चप्पे पे एक यूट्यूबर होता है जो समस्याएं उठाता है, बात करता है, अलग अलग मुद्दों पे खबरें करता है। तो मीडिया को अगर व्यापक स्वरूप में देखें, वही उसका मूल स्वरूप है। अगर आप दिल्ली का एक पर्टिकुलर वो काम छोड़ दें जो बज क्रिएट करता है, तो मीडिया अपना काम बखूबी कर रहा है। जब कोविड था और कोविड में लाखों लोग मरे और सारी सरकारें, सारे राज्य की सरकारें, केंद्र सरकार उन मौतों को छिपाने में लगी थी, तो हम सारे अखबारों के जो पत्रकार थे वो एक एक शमशान में जाके, एक एक कब्रिस्तान में जाके रजिस्टर में चेक करके असली मौतों का आंकड़ा लाते थे। और सारे जो गैप थे चिकित्सा सेवाओं में और सरकार के प्रबंधन में, वो सारे हम लोग सामने लाते थे। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा एक मुद्दा था, तो आपको टीवी चैनल्स पे हो सकता है कि उसका जो सब्सटेंस था कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और कितना पैसा इसमें आया है, बीजेपी को कितना आया है, कांग्रेस को कितना आया है, फिर जिन कंपनियों से, जिन संस्थाओं से इनको पैसा आया है उन कंपनियों को कैसे ओब्लाइज किया गया। हो सकता है प्राइम टाइम की डिबेट में वो डाइल्यूट हो गया हो, पर हमने 5 दिन तक उस पर एक सीरीज की, एक एक उसका पन्ना, एक एक चीज हमने उसका ब्यौरा एक एक हमने अखबार में दिया। तो अगर मीडिया को उसके व्यापक स्वरूप में देखेंगे और सिर्फ दिल्ली वाले रात की प्राइम टाइम डिबेट से हट के थोड़ा सा आप देखेंगे तो मीडिया अलग लेवल पे हर तरह से आम आदमी के मुद्दे उठा रहा है। अभी ताजा मुद्दा, अभी जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा बात हो रही है जिसकी, अरावली जो पर्वतमाला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 100 मीटर से नीचे का जो भी अरावली की पहाड़ियां हैं उसको अरावली ना माना जाए। मतलब वहां पे आप खनन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पे सारी बात हो रही है, सारे अखबार, इवन सोशल मीडिया पे भी खूब सारी बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता आज भी कि जो मुद्दे जिनको उठाया जाना चाहिए, जिन पे बात होना सार्थक है, वो उन पे बात नहीं होती, खूब बात होती है। डिजिटल मीडिया का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, और एक सूचना क्रांति में, उस क्रांति नहीं, एक विस्फोट कहता हूं, सूचना का विस्फोट जो हुआ है, वैसे में सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से नागरिकों को एक अभिव्यक्ति का मंच दिया है, लेकिन इसके साथ ही तमाम समस्याएं भी खड़ी की हैं, जैसे फेक न्यूज, ट्रोल संस्कृति, या जैसा अभी चर्चा किया एल्गोरिदम ध्रुवीकरण। क्या सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक विमर्श को एक बेहतर परिप्रेक्ष्य दिया है, या उसको कुछ विकृत या असहिष्णु बनाया है? मुकेश जी, जो बातें मुख्यधारा के मीडिया के लिए कही जाती है, जो बहस उसके लिए चलती है, वही न्यू मीडिया, सोशल मीडिया जो एल्गोरिदम पे काम करता है उसके लिए कही जाती है। अब सोशल मीडिया की दिक्कत क्या है कि जो हमारा जो मीडिया है, जो टीवी है, डिजिटल है, अखबार है, उसमें हम लोग प्रशिक्षित पत्रकार काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, हमें जर्नलिज्म का डूज और डोंट्स पता है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये पता है। लेकिन जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो रील बना रहा है, पोस्ट कर रहा है, खबर पोस्ट कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। उसे कोई जर्नलिज्म का पता नहीं है कि मुझे क्या
लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। इसी के परिणाम आप देखते हैं कि कुछ भी उस पर चल रहा है, कुछ भी। जो पिछला सेशन जो था उसमें जो बात कर रहे थे कि रील क्या है, तो रील के लिए, रील में कोई कंटेंट नहीं है, रील में आदमी कपड़े भी उतार सकता है। तो यही सोशल मीडिया का है कि उसमें कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं कर, हर वो व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो सोशल मीडिया का पत्रकार है। अब उसको पत्रकार कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के होने से, हालांकि हमारा तो एक तरह से कह लीजिए कॉम्पिटिटर ही है, हम तीनों लोग बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के होने से थोड़ा सा विचारों का जो आपने शुरू में आपने बात कही कि सब तरह के विचार रहने चाहिए, अखिलेश जी ने कही है कि सभी तरह के विचारों का स्वागत होना चाहिए। ट्विटर पे एक हैंडल है जिसका कोई चेहरा नहीं है, जिसका नाम है खुरपेच। आप लोगों में से कोई गया उस पे? तो आप गए? आपका ही तो नहीं है? अच्छा। तो उसने एक बार क्या किया, राजस्थान की किसी एक सड़क जिसपे खड्डे हो रखे थे उसका एक वीडियो बना के उसने पोस्ट किया, और उसमें हमारे एक मंत्री हैं राजस्थान के, उनको टैग कर दिया। उनके क्षेत्र का वो था कि वो सड़क थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मंत्री हैं, सब हैं, उसके बावजूद ये सड़क ठीक नहीं हो रही है, और उसने एक हैशटैग चलाया, ये ठीक करके दिखाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, एक लहर दौड़ गई और हर कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले की सड़क उस पर डाल रहा था, अपने मंत्री विधायक को टैग करके हैशटैग ये ठीक करके दिखाओ। मतलब जो काम अखबार, टीवी, वो शायद कई सालों से सड़कों को छोड़ चुके थे, उनको लगता था सड़कें कोई विषय है क्या, नए विषय लाओ। हम लोग मॉर्निंग मीटिंग में यही बात करते हैं रिपोर्टर से, नए विषयों की बात करो। तो वो जो चला, तो उसके बाद आप सोच नहीं सकते कितने शहरों की सड़कें ठीक हो गई, कितने सारे विधायकों को शर्मसार होना पड़ा, मतलब उनको एक्सपोज किया लोगों ने और अंततः उनको काम करना पड़ा। तो सोशल मीडिया की ताकत है। तो सारी तरह की चीजें जो मुख्य धारा की मीडिया के सामने जो चैलेंजेस हैं वहां भी हैं, वहां ज्यादा हैं, वहां हर आदमी पत्रकार है, लेकिन उस पे जो एक नई जो चीज शुरू हो गई है, जैसे आप टीवी पे या अखबार पे जो बड़ी आसानी से आरोप लगते हैं, वही वहां लगता है कि वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है और ओपिनियनेटेड है। एक पूरा का पूरा जो मुख्य धारा के टीवी से अखबार से लोग गए हुए हैं, वो एक तरफा वहां पे कमेंट्री करते हैं। अब उनके सामने एक दूसरा तबका आ गया, वो दूसरी तरफ की कमेंट्री करते हैं। वो एक तरह का प्रलाप चलता रहता है, 1 घंटे तक कमेंट्री करते रहते हैं। वो कोई जर्नलिज्म नहीं है, बड़े बड़े अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट उसमें जाके अब यही कर रहे हैं। वो एक आसान रास्ता है, वो एल्गोरिदम ने उनको पहचान दी है और लाखों मिलियंस उनको उनके फॉलोअर हैं, तो उनका घर चल जाता है बड़ी अच्छे से। बस करना एक ही होता है, या तो मोदी के खिलाफ आधे घंटे बोलो या मोदी के पक्ष में आधे घंटे बोलो, तो बड़े आसानी से उनको व्यूज और वो एल्गोरिदम का सहारा मिल जाता है। तो उस सोशल मीडिया के अपने समस्याएं, अपनी तरह की दिक्कतें हैं। क्या सोशल मीडिया खासकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक विभाजन दिखाई देता है और जो पूरे समाज में कहीं न कहीं उसको प्रभावित करता है। हाँ, उसने एक अभिव्यक्ति का मंच दिया है लोगों को, लेकिन जो आप कहें चाहे एआई के जरिए, एल्गोरिथम के जरिए और तमाम जो आईटी टूल्स हैं उनके जरिए इस विभाजन को बढ़ाया भी जाता है। तो ऐसे में जो मीडिया और लोकतंत्र के बीच का जो संबंध है, उसको क्या ये सोशल मीडिया पुनर्परिभाषित कर रहा है? मुकेश जी। जो सेल्फ रेगुलेशन वाली बात थी, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जो भी अखबार, जो भी चैनल जो वर्षों से काम कर रहे हैं, उनमें ऑलरेडी एक न्यूज रूम का अपना अलिखित संविधान काम करता है। कैसे? मान लीजिए मेरे यहाँ शहर में किसी में कोई दंगा हो गया दो पक्षों के बीच में, तो हमारे यहाँ एक अलिखित नियम है कि हम नहीं लिखेंगे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया और ऐसा। और जैसे एक उदाहरण ही देता हूं, उदयपुर में हमारे यहाँ एक टेलर का गला काट दिया गया, आपने सुना होगा, बड़ा उस पर चर्चा हुई, फिल्म भी बनी। अभी फिल्म फ्लॉप हो गई, वो बहुत अच्छी बात रही। किसी ने कोशिश की इसको भुना के एक फिल्म बना के और उस पर पैसा कमाने की, बट वो जो घटना हुई, शाम को पता चला कि उदयपुर की एक गली में इस तरह से एक मामला हो गया। अक्सर हम लोग शाम की मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि भाई आज की जो भी न्यूज ऑफ द डे है उस पर कैसे काम करना है, क्या अप्रोच होगी, कौन से पक्ष को उठाना है, क्या बात करनी है, कौन कौन से किरदार हैं कहानी के जिनसे बात करनी है। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको सुनते ही सबके कंधे झुक गए, सारे एडिटोरियल के साथियों के, कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में किसी का गला इस तरह से रेत दिया जाए, जैसे सीरिया में होता है, वीडियो आते हैं।
तो बड़ा अप्रत्याशित सा घटनाक्रम था, और वो जिस तरह से चल रहा था, और उस पे शाम के बाद से चैनल जिस तरह से उस पे हिंदू मुसलमान शुरू कर चुके थे, जिन चैनलों की आदत होती है, और उससे लग रहा था कि अब कल जब ये इसका कवरेज छपेगा अखबार में, उसके बाद राजस्थान के हर शहर में आग लग जाएगी। उदयपुर में कांड हुआ है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि इसका जो कवरेज जो टीवी पे सब कुछ चल रहा है, तो उस पर अगले दिन तो बाकी शहरों में भी दंगा भड़क जाएगा, ये तय है। तो हमें फैसला लेना था कि हम इसको किस तरह से अखबार में लाएं। तो हमने उसको लिखा कि भाई ये कोई हेट क्राइम नहीं है, ये एक आतंकवाद है, क्योंकि इस तरह से गला रेतना तो हमने सीरिया में देखा है, इराक, ईरान, खाड़ी देशों में कहीं देखा है। तो हमने पूरी तरह से कोशिश की कि इसको हिंदू मुसलमान वाला रंग ना दिया जाए जो चैनल्स पे ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो हमने लिखा कि ये कोई हेट क्राइम नहीं है, ये विशुद्ध आतंकवाद है और इस तरह की एक घटना है। तो हमने पाया कि अगले दिन उस पर उस तरह से भावनाएं नहीं भड़की। मामला तो इस तरह का था कि रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो जो एक विद्वेष पैदा करने की कोशिश थी वो नहीं हुई। तो हमारे यहाँ न्यूज रूम में पहले से एक अलिखित संविधान चलता है। जैसे कोई भी इस तरह का दंगा होता है तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि यार इसको थोड़ा अंडर प्ले करें, अखबार में इसको थोड़ा अंडर प्ले कर दें। वैसे तो होता है कि भाई जो जैसा मामला है उसको वैसा प्रस्तुत करें, लेकिन हम उसके विपरीत जाके कहते हैं कि इस मामले को थोड़ा अंडर प्ले कर दो, 5 कॉलम मत लगाओ, सिंगल कॉलम खबर लगा दो। तो ये क्या है? ये पहले से एक संविधान है जो हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष अब दिखने लगा है, विकृत स्वरूप दिखने लगा है। कैसे? कि भाई अब ये देखा जाता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है तो वो बीजेपी शासित राज्य में हुआ है या कांग्रेस शासित राज्य में हुआ है। अगर तो जो मेरे को जो सहूलियत लगती है मेरी विचारधारा के हिसाब से कि साहब बीजेपी शासित राज्य में हुआ है तो उसको मत उठाओ मुद्दे को, कांग्रेस शासित में हुआ तो उठाओ, या उल्टा भी होता है। ये कुछ जगह चलता है। लेकिन जो भी मैच्योर मीडिया हाउस है, जो भी चाहता है कि भाई लोकतंत्र के साथ चलें, समाज में जो रिपरकेशन हो वो ना हो इस तरह के, तो वो मैच्योरिटी के साथ तय करेगा कि दुष्कर्म है, दंगे को अंडर प्ले ही करिए, उसमें मत ढूंढिए कि भाई मुसलमानों ने हमला किया है तो इसको बड़ा बना दो, या हिंदुओं ने किया है तो बड़ा बना दो। तो वो एक संविधान हर न्यूज रूम में चलता है। यही प्रश्न मैं मुकेश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या जो एक मीडिया के पास जो जनमत को गढ़ने की शक्ति है, क्या अगर हम उस पे राज्य कोई अंकुश लगाता है तो इस शक्ति में कमी आएगी, जो अगर हम देखें तो लोकतंत्र को प्रभावित करेगा, लोकतांत्रिक विवेक को प्रभावित करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा? देखिए, एक लिस्ट निकलती है हर साल मीडिया की क्रेडिबिलिटी में, कौन सा देश कौन से नंबर पे है। हम शायद 258 या 259वें नंबर पे हैं। हालांकि 2024 से 2025 में हम 4-5 पायदान ऊपर चढ़े, फिर भी सारे पिछड़े हुए देश हमसे ऊपर हैं मीडिया की क्रेडिबिलिटी के मामले में। लेकिन उस लिस्ट में सबसे ऊपर है नॉर्वे। और नॉर्वे कैसे नंबर 1 पे है मीडिया की क्रेडिबिलिटी के मामले में? आप जो कह रहे हैं अंकुश लगाने वाली बात, नॉर्वे सरकार ने मीडिया को लेके 2-3 चीजें तय की है। पहला तो उसमें राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब सरकार की तरफ से कोई राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप किसी मीडिया में नहीं होगा। दूसरा, उनको वो अपनी आजादी के साथ, अभिव्यक्ति की आजादी के साथ, अपने काम की आजादी के साथ अपना जर्नलिज्म कर सके, ये उन्होंने किया है। मतलब जो मीडिया की विश्वसनीयता में जो नंबर 1 देश है, उसने किसी तरह कोई अंकुश नहीं लगाया है, वो उसको अपना काम करने दे रहा है। तो बस मीडिया को लोकतंत्र इसी तरह से एम्पावर कर सकता है कि वो उसको अपना काम करने दे, तो इतना ही काफी है। उस पर कोई अंकुश या कोई ऐसी चीज, हाँ, मीडिया हाउसेज को मैच्योरिटी, परिपक्वता के साथ काम करना पड़ेगा, जैसा सालों से करता आया है। कुछ अपवाद हमेशा मिलेंगे, लेकिन जो भी सुलझा हुआ मीडिया हाउस है, अखबार है, टीवी है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद समझता है। तो जैसे हम ओटीटी पे या उस पे सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे, तो मीडिया पे भी अंकुश क्यों होना चाहिए, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और जैसे अखिलेश जी ने कहा, बहुत सारे ऐसे फिल्टर ऑलरेडी लगे हुए हैं जिसके कारण वो अपना काम ठीक से करने के लिए जवाबदेह है, जिम्मेदार है। खत्म। अब
ये तो बहुत बड़ी पहेली है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई कहता है उसमें अमेरिका का भी रोल है, चाइना भी है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ लोकतंत्र भी खत्म है और मीडिया भी खत्म है, दोनों खत्म है आज की तारीख में। रिजल्ट हमारे लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। कल खबर छपी थी कि चाइना ने बांग्लादेश में कुछ वो बना लिए, अपने स्टेशन बना लिए हैं, आयुध डिपो बना लिए, क्या इस तरह की कई चीजें छपी थी। तो हमारे लिए तो बहुत चुनौती, हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बांग्लादेश सबसे ताजा उदाहरण है उसमें। इसमें सवाल ये नहीं है कि कोई कौन सा देश कर रहा है और क्या कर रहा है, उनके साइंटिफिक तरीके हैं। वो कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं, उनके आधार पे हैप्पीनेस इंडेक्स तय होती है, उसी के आधार पे प्रेस की क्रेडिबिलिटी तय होती है। पिछले लंबे सारे घटनाक्रम, अलग अलग चीजों को वो उसमें मापते हैं। गोरखपुर की तरफ से और गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल की तरफ से अपने तीनों विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण, इतने गंभीर और विषय पे अपनी बातें बहुत बेबाकी से रखी। बहुत बहुत